हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पाथफाइंडर्स। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, पर ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है धीरे धीरे करके बूढ़ा हो रहा है। इस कारण से नासा ने इसको डीकमीशन करने का प्लान बनाया है और कहा है कि 2031 तक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन कर दिया जाएगा, यानी कि नष्ट कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, इसे क्यों डीकमीशन किया जा रहा है और किस तरीके से इसे डीकमीशन किया जाएगा, और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। इन सारे पॉइंट के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाला हूं। बट उसके पहले आप लोग एक बार एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लेना। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास पाथफाइंडर चैनल पे मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? देखो यार, अब एक बात समझो कि अगर मैं धरती के ऊपर हूं और अगर मैं स्पेस में हूं, मेरे ऊपर एनवायरमेंट के अलग अलग असर पड़ेंगे। धरती के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, यहां पर एटमॉस्फेयर है जिसके कारण से मेरी बॉडी यहां पर अलग बिहेव करेगी और स्पेस में अलग बिहेव करेगी। वैसे ही हर एक प्रकार के सब्सटेंस का होता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि स्पेस के अंदर कौन सा सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव करता है। इवन हमारी बॉडी के ऊपर स्पेस में क्या असर होते हैं धरती के मुकाबले। इवन हम लोग कई सारे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चलाते हैं जिसके जरिए हम लोग मार्स वगैरह के ऊपर रोवर वगैरह भेजते हैं। तो हम लोगों को पहले समझना होता है कि स्पेस के अंदर कोई मटेरियल अगर हम लोग लगाएंगे तो वो स्पेस में कैसा बिहेव करेगा, कहीं वो खराब तो नहीं हो जाएगा। और उन रिसर्च के आधार पर ही बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जाते हैं। इन सारी रिसर्च को करने के लिए हमको स्पेस में जाना जरूरी था। स्पेस में कोई जगह होनी थी जहां पर हम लोग रिसर्च कर सके और उस रिसर्च के लिए ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया जो कि हैबिटेबल है, जहां पर एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं। एक बार में जो एस्ट्रोनॉट जाता है वो मैक्सिमम 6 महीने तक वहां पर रुक सकता है और रिसर्च कर सकता है। अलग अलग फील्ड के ऊपर रिसर्च की जाती है। अब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताऊं कि किस तरीके से काम करता है, तो ये आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखेगा जो धरती के आसपास घूमता है लगभग 7.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, जिसके बाद में ये एक बार में 15.5 ऑर्बिट पूरी करता है एक दिन के अंदर। इतना ही नहीं, इसकी जो ऑर्बिट है धरती के आसपास घूमने की वो लगभग 52 डिग्री से टिल्ट है। यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसकी हाइट आपको 430 किलोमीटर पर देखने को मिलेगी, 200-400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। इसी कारण से ये लो अर्थ ऑर्बिट पे कहलाता है। इतना ही नहीं, 4 लाख किलो का इसका वजन है, 73 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 109 मीटर है। मतलब ये लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड देखा आपने, फुटबॉल ग्राउंड इमेजिन कर लो, इतना बड़ा ये स्पेस स्टेशन है। इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में 28,000 की है और 7.7 किलोमीटर प्रति सेकंड बता रहा था मैं। 15.5 ऑर्बिट हर दिन में ये पूरी करता है और अभी तक इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है वो लगभग 240 अलग अलग एस्ट्रोनॉट यहां पर जाकर 19 देशों से रिसर्च कर चुके हैं। 3000 इन्वेस्टिगेशन यहां पर हुई है और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शुरुआत में जिसने बनाया था उसके अंदर आपको नासा दिखेगी जो कि यूएसए की है, वहीं आपको रॉस कॉस्मोस रशिया की दिखेगी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी दिखेगी, जाक्सा दिखेगी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन सबके कोलैबोरेशन के जरिए में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा था कि पहले भी कई सारे स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के अंदर भेजे गए पर वो सक्सेसफुल हुए नहीं। यूएसए के अंदर 1984 के अंदर स्पेस स्टेशन भेजा गया फ्रीडम, जो कि भी फेल हो गया था। रशिया ने 1976 के अंदर मीर 2 भेजा था जो कि भी इतना इफेक्टिव नहीं था। जिसके बाद में एक प्लान बनाया गया जिसके जरिए सारे इन देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात की। 1998 के अंदर जो कोर था वो अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा। इतना बड़ा स्पेस स्टेशन था, एक साथ बनाकर अंतरिक्ष में भेजना नामुमकिन था। ऐसी कंडीशन में इस स्पेस स्टेशन को धरती पे अलग अलग पार्ट बनाकर अंतरिक्ष में भेज के वहां पर असेंबल किया गया। 1998 में जब कोर गया था उसके बाद में अलग अलग पार्ट असेंबल कर करके 2000 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला क्रू तैयार हुआ। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी भी कुछ कमियां थीं। अब उन कमियों के अनुसार नई नई चीजों को इसके अंदर रशिया, यूएसए, जापान द्वारा ऐड किया गया था। इस तरीके से यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना था। अब सवाल उठता है कि यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन क्यों किया जा रहा है? तो मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 52 डिग्री से टिल्टेड है और धरती के आसपास रिवॉल्व करता है।
एक दिन में लगभग 15 ऑर्बिट, 15.5 ऑर्बिट ये घूम लेता है। अब अगर यहां देखोगे तो एक तरफ सूरज की रोशनी भी पड़ती है कई बार, तो कई बार दूसरी तरफ भी ये चले जाता है जहां पर एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन नहीं है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा तापमान में डिफरेंस देखने को मिलता है। हाईएस्ट तापमान 121 डिग्री और लोवेस्ट -157 डिग्री सेल्सियस तक ये देखता है। और इतने तापमान के डिफरेंस के बीच में रहने की वजह से इसके जो मटेरियल हैं उनके अंदर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, थर्मल एक्सपांशन होता है, जिसके कारण से इनके जो मटेरियल है उसकी लाइफ पूरी होती जा रही है। जब मटेरियल की लाइफ पूरी होती जा रही है तो पहले जब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजा गया था तो 15 साल का प्लान था कि 15 साल तक ये ऑपरेट करेगा, पर नीनी करते हुए इसे एक्सटेंड करते हुए 31 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पर 31 साल बाद इसे डीकमीशन करना जरूरी होगा क्योंकि इसके जो मटेरियल हैं वो धीरे धीरे करके खराब हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इसे डीकमीशन किया जाएगा, पर सवाल उठता है किस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के आसपास घूमता है, ठीक है। अब एक तरीका तो यह है कि हम लोग अंतरिक्ष के अंदर ही इसे डीअसेंबल करके छोड़ दें और वो इधर उधर घूमता रहे। तो इसे जब असेंबल किया गया था ना, तो इस तरीके से असेंबल किया गया था कि आसानी से डीअसेंबल ना हो पाए, जिसके कारण से अगर हम लोग इसे अंतरिक्ष में डीअसेंबल करने जाएंगे तो पहली चीज लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी, महंगा बहुत पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, वहां पर अगर हम लोग इसे डीअसेंबल करके छोड़ देते तो कुछ मटेरियल जो होंगे वो धरती के एटमॉस्फेयर में जलेंगे नहीं, और क्योंकि ये धरती के बहुत करीब है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो धरती ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर लेगी, इनके सामान को अट्रैक्ट कर लेगी, जो धरती के ऊपर आकर जान मान की हानि भी क्रिएट कर सकते हैं। इस कारण से हम लोग इस ऑप्शन पे नहीं गए। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इतना बाहर फेंक देते कि वो ग्रेविटी में ही नहीं आता, तो हमारा नुकसान ही नहीं होता। पर उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने बताया बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। ऐसी कंडीशन में इसे ग्रेविटी के बहुत दूर फेंकना अपने आप में बहुत ज्यादा प्रोपल्शन चाहिए, और वो प्रोपल्शन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं है, जिसके कारण से हमारे पास में ये भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर प्लान बनाया गया। ऐसा किया गया कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 2026 तक जैसे आज काम कर रहा है वैसे ही करेगा। 2026 के बाद में इसकी ऑर्बिट को कम किया जाएगा। जो 430 किलोमीटर है वो कम होते होते 280 किलोमीटर पर से ले लिया जाएगा, धरती के बहुत करीब आ जाएगा। इस समय पे भी इसकी स्पीड जो है वो 7.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी, पर पहले इसे इसकी स्पीड को कम किया जाएगा, धीमा किया जाएगा, फिर इसके इंजन को बंद किया जाएगा, और इसके इंजन को जब बंद किया जाएगा तो उसके बाद कंट्रोल मैनर में ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो कई सारे पार्ट मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि धरती के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण से कई सारे पार्ट जल जाएंगे। कुछ पार्ट अभी भी बचेंगे। जो पार्ट नहीं जलेंगे उन्हें बड़े ही तरीके से पैसिफिक ओशन में, सदर्न पैसिफिक ओशन में एक पॉइंट है, पॉइंट नीमो को चूज किया गया। यहां पर उन सबको डाल दिया जाएगा, मतलब हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो समुद्र में मिल जाएगा। पर पॉइंट नीमो ही क्यों? पॉइंट नीमो की एक बहुत खास बात है। पॉइंट नीमो जो है ये एक बहुत दूर दराज का इलाका है, ये काफी जगहों से बहुत दूर है। क्योंकि ये बहुत दूर है, यहाँ पर जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो भी आपको 166 माइल दूर दिखता है। इस कारण से यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती है उसका ज्यादा असर दूर दूर की जगहों पर नहीं पड़ता है। इस कारण से हम लोगों ने पॉइंट नीमो को चुना है। अब इस स्पेस स्टेशन के खत्म होने के बाद क्या होगा? जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे? तो ऑलरेडी कई सारे प्लेयर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए मार्केट में उतर चुके हैं, जिसके अंदर आपको चाइना देखने को मिलेगा। चाइना ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जिसका पहला नींव अंतरिक्ष में रखा भी जा चुका है अप्रैल 2021 के अंदर। और जनवरी 2022 के अंदर चाइना ने क्लियरली कहा था कि इस साल के अंदर अंदर उनका स्पेस स्टेशन ऑपरेट करने लगेगा। इतना ही नहीं, नासा ने कई सारी प्राइवेट संस्थाओं को ट्रेंड करने की कोशिश की है, जिसके अंदर 11 अलग अलग प्राइवेट संस्थाओं के प्रपोजल आए थे कि हम लोग स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, जिनमें से 3 संस्थाओं को सिलेक्ट किया गया, जिसके अंदर ब्लू ओरिजिन भी इंक्लूडेड है। इन संस्थाओं को फंडिंग दी जाएगी, इन संस्थाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर ये लोग प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद में 2025 तक
इस प्रोटोटाइप को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर द्वारा प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। वहां पर चेक किया जाएगा कि स्पेस के अंदर इनके बनाए हुए प्रोटोटाइप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके अनुसार फिर चूज किया जाएगा कि किसका स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में जाएगा। मतलब अब प्राइवेट प्लेयर भी स्पेस स्टेशन बनाएंगे। अब प्राइवेट प्लेयर बनाएंगे मतलब स्पेस के एक्सप्लोरेशन के अंदर जब भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे तो उसके बाद में फीस देनी पड़ेगी। इवन नासा को भी फीस देनी पड़ेगी, पर वो फीस नॉमिनल होगी नासा के लिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको वहां पर मेंटेन करना अंतरिक्ष के बाहर इतने वजन और इतनी बड़ी साइज वाले को बहुत महंगा पड़ता है, जिसके कारण से नासा के पैसे बचेंगे। और नासा का कहना है कि 1.75 अरब डॉलर तक नासा अपने पैसे बचा सकता है। इवन इंडिया के इसरो ने भी इच्छा जाहिर की है कि 2030 तक भारत का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। अब देखना यह है कि किस किस के स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में जाएंगे, पर बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डीकमीशन होने के दौरान में कई सारे नए स्पेस स्टेशन हमको अंतरिक्ष में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों कोड यूज करना है SRC10। SRC10 के अंदर याद रखना कोई भी स्पेस नहीं है। इस कोड का यूज करने के बाद में आपको पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और ये गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों लोग हर वर्ष तैयारी करते हैं पर उनमें से कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने समय तक मोटिवेशन को कंटिन्यूस रखना मुमकिन नहीं होता। ऐसी कंडीशन में कोई गाइड होना बहुत जरूरी है जो आपकी तैयारी करा सके, ताकि आपका मोटिवेशन कंटिन्यूस रहे। और उसके लिए आप लोगों को गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्रिप्शन के दौरान में कोड यूज करना है SRC10। SRC10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, आप वहां पर ही मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर कॉम्बो के ऊपर लगभग 32% तक का डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग 2023 के लिए नहीं 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को अभी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन रिवीजन करने की बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए अलग से टेस्ट सीरीज भी निकाली गई है, आप लोग इनका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यहां पर भी कोड यूज कर सकते हो SRC10। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर को लाइक करना मत भूलना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।